सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें आज हम समझने का प्रयास करेंगे अध्याय नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति को। तो देखिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप सभी 8वीं कक्षा पास करके 9वीं कक्षा में आपने प्रवेश लिया है, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो अब से जो वर्कशीट आएगी वो आप मेरे साथ बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आज का अध्याय है ना, फ्रांसीसी क्रांति, ये पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, यानी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं आखिर क्या कारण थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है 18वीं सदी में, यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। देखिए, 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 से 1799 के बीच का समय और उत्तरार्ध का मतलब है यानी 1750 के बाद का समय। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उस समय में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। देखिए, उस समय का जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 ग्रुप्स में, 3 समूहों में विभाजित था जिन्हें हम एस्टेट के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आते थे। पादरी होते हैं ना, जो फादर होते हैं, प्रीस्ट, जैसे कि हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, ऐसे ही ईसाई धर्म में पादरी होते हैं। ये सारे के सारे प्रथम एस्टेट में आते थे। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग आता था, यानी बहुत बड़े बड़े अमीर लोग और राजा के रिश्तेदार इत्यादि। और तृतीय एस्टेट में बाकी के सभी लोग, जैसे बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर इत्यादि। तो ये तो था फ्रांस का समाज, यानी फ्रांस की सामाजिक स्थिति। अब हम नज़र डालते हैं कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी वो अब जानते हैं। तो सामाजिक तो हमने जान ली ना, अब आर्थिक जानेंगे। बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष। एक तो बात बता दूं कि इस समय में फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासन था और सन 1774 में बूर्बो राजवंश का राजा लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा। और जब वो राजगद्दी पर बैठ रहा था, यानी राजा बन रहा था, तो उस समय उसने पाया कि उसका राजकोष खाली था। उसका यही कारण था कि जो उससे पहले के और वो खुद भी जो राजा थे बूर्बो राजवंश के, उनका जो आलीशान जीवन था, उनके कारण उनका सारा सरकारी खजाना, राजकोष खाली हो चुका था। फिर लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिवरे का कर्ज भी चढ़ गया था। लिवरे उस समय की फ्रांस की मुद्रा थी। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट पैदा हो रहा था। लोगों के सामने जीने का संकट पैदा हो रहा था। पूरी आबादी के 90% तो किसान थे, लेकिन 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का ही अधिकार था। तो अब आप समझे कि 90% किसान थे लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी, क्योंकि 60% ज़मीनों पर कुलीन वर्ग, चर्च का और तीसरे एस्टेट के जो अमीर लोग होते थे उनका अधिकार था। इसके अलावा एक और बुरी अव्यवस्था चल रही थी। वो क्या थी कि समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय एस्टेट पर ही था। प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये अधिकार उन्हें जन्म से ही मिला हुआ होता था। तो अब सारा का सारा टैक्स कौन भरेगा? तृतीय एस्टेट के लोग। तो चलिए अब इस टॉपिक पर आधारित अपने कुछ प्रश्नोत्तर समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था। बहुत ही आसान है, अभी हमने समझा भी है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था जिन्हें एस्टेट कहा जाता था, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि पादरी वर्ग समाज के किस एस्टेट में आते थे। तो अभी अभी हमने सामाजिक स्थिति के बारे में जाना है ना। पादरी वर्ग समाज के प्रथम एस्टेट में आते थे।
तीसरा प्रश्न है कि किन वर्ग या एस्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे, अभी लास्ट में हमने समझा। प्रथम और द्वितीय वर्ग यानी एस्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे। फिर इसके बाद है कि फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था। तो देखिए, बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण ही फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था। और इसके बाद अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है? अपने उत्तर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, आज वहाँ पर ही क्या हमारे यहाँ पर भी वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जन्म से किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए सभी को बराबर रूप से कर का भुगतान करना पड़ता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। लेकिन यदि आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।